नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज हम तो मेंस में 250 नंबर का महत्व रखता है, 1/4 रखता है, लेकिन जीवन में देखा जाए तो जीवन में हर क्षण हमें इस नैतिकता का सामना करना पड़ता है, एथिक्स से जूझना पड़ता है। इसलिए इस क्लास को मैंने दोनों तरीके से रखा है, एक तो जीवन में भी काम आए और दूसरा तो जीएस का जो 4th पेपर है उसकी आत्मा का या मूल तत्व को हम लोग समझ सकें। कभी कभी लगता है कि इसकी ज़रूरत क्या है, मतलब जैसे कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि सर नैतिकता तो सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो इसको बताने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए यही सोचकर तो इसको सिविल सर्विसेज में शामिल किया गया। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लूँ कि एक बार हम ट्रेन स्टेशन अपने एक मित्र को छोड़ने जा रहे थे, तो वो जगह जगह लिखा रहता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो मित्र कहा बेकार में सरकार पैसा खर्च करती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कहा भाई पता तो है यात्रा मंगल, लेकिन फ़र्क बहुत पड़ता है। लेकिन मान लो जहाँ पे लिखा है आपकी यात्रा मंगल में, उसकी जगह पहले लिखा जाए भगवान करे आपकी ट्रेन छूट जाए, फिर आगे जाए भगवान करे आप ट्रेन के नीचे आ जाएं। कहीं 3 या 4 बार अगर इसको लिख दिया जाए, देखिए आपके सर में दर्द होने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि कहने की आवश्यकता पड़ती है, पॉजिटिव चीज़ें असर करती हैं। भले हमें नैतिकता के बारे में पता है, लेकिन फिर भी उसे कहने की आवश्यकता पड़ती है। और शायद यही सोचकर सिविल सर्विसेज में 1/4 जीएस के हिस्से को एथिक्स के रूप में शामिल किया गया। तो आज हम लोग एक समझते हैं, लेकिन एथिक्स देखने में जितना सरल लगता है, नैतिक नियम जितने कहते हैं कि सहज लगते हैं, जीवन में होते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि नैतिकता को सभी लोग स्वतंत्र हैं अपने अनुसार परिभाषित करने के लिए, इसलिए चैलेंज और बढ़ जाता है। आप देखिए दुनिया में एक सामान्य सा नियम है कि दुनिया में हर व्यक्ति कोई भी काम करने से पहले ये जरूर तय कर लेता है कि वह उसका यह काम इथिकल है। पहले वो अपने कन्विंस करता है, जैसे कोई किसी की हत्या करने जा रहा है तो पहले अपने कन्विंस करेगा कि नहीं ये मेरे सामने सही रास्ता ये है और मुझे ये काम करना चाहिए। तो इसलिए अब ये चुनौती क्यों है ये? क्योंकि हर व्यक्ति नैतिकता को अपने अनुसार परिभाषित कर रहा है। जैसे मेरी पढ़ाने की अपनी आदत भी है कि पूरे एथिक्स की क्लास के दौरान 600-700 छोटे छोटे केस के उदाहरण लेकर हम लोग इसको समझेंगे, और शायद एथिक्स को समझने का यही सही तरीका हो सकता है। इसलिए हम लोग पहले कुछ छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं कि समस्या हमारे सामने किस रूप में आ रही है, और फिर इसके समाधान की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः जैसे अलग अलग उदाहरण के रूप में अगर इसको प्रयुक्त करें तो सबसे पहले मान लीजिए एक बार ट्रेन से हम आ रहे थे, तो एक छोटा सा बच्चा 3 या 4 साल का रहा होगा, वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, और ज़ोर से चिल्ला रहा था, और जितना उजड़ किसी बच्चे को होना चाहिए वो हो रहा था, एक आध को मार भी दे रहा था। तो वहाँ पर जब सब घर वाले परेशान थे तो मैंने साथ वालों से पूछा कि एक बात ये बताओ कि ये बच्चा जो है ना डांटने मारने की वजह से ऐसा हो गया है कि डांटने और मारने की वजह से ऐसा हो गया है। क्योंकि दोनों तरह की थ्योरी मिलती है कि यार बच्चों को ज़्यादा डांटोगे मारो जिद्दी हो जाएगा, और ये भी थ्योरी मिलती है कि नहीं अगर आप नहीं डांटोगे तो भी वो जिद्दी हो जाएगा। अब एक प्रॉब्लम, चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक बहुत बड़े भारत में क्रिमिनलों की जब लिस्ट बनती थी, एक रंगा बिल्ला का आपने नाम सुना होगा। मैं नाम इसलिए रहा कि घर में एक कादम्बरी पत्रिका आती थी, उसमें रंगा और बिल्ला का इंटरव्यू छपा था। मेरे ख्याल में रंगा का इंटरव्यू था, और उसकी हेडिंग बड़ी रोचक थी। उसमें हेडिंग ये थी कि ये लोग यह झूठ कहते हैं कि व्यक्ति मरते समय झूठ नहीं बोलता। मतलब रंगा से जब पूछा गया कि तुमने इतनी हत्याएं क्यों की, तो उसने एक जवाब दिया कि मैंने एक तो हत्याएं नहीं की हैं, दूसरा जिन हत्याओं में फंसा हूँ वो मेरी मजबूरी थी, मेरे सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, और मैं जो कर रहा हूँ मुझे लगा कि मैं नैतिक कार्य कर रहा हूँ। इसका मतलब इतने लोगों की हत्या करने के बाद भी वो अपने को नैतिक कह रहा है। जी नैतिकता का मामला क्या है? चलिए एक उदाहरण और लेते हैं कि बाली द्वीप समूह में बम विस्फोट हुआ और 50 से ज़्यादा लोग मारे गए। मुकदमा चला, मुकदमा चलने के बाद और वो टेलीविज़न में वो न्यूज़ एकदम स्पष्ट आ रही थी, जो इसके लिए जिम्मेदार था उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। और जब फांसी सज़ा सुनाई गई, जब वो बाहर निकला तो उसने वी कहा, आई एम एथिकल, मैं नैतिक हूँ। अब बताइए इतने लोग हत्या करने के बाद भी वो कह रहा है कि मैं नैतिक हूँ। अब फिर एक उदाहरण लेते हैं।
इसको पहले हम लोग इस समस्या को समझने का प्रयास करेंगे कि नैतिक निर्णय इतने क्यों हैं, क्यों ऐसा 250 नंबर दे दिया गया, जितना कि अगर आप देखिए फर्स्ट पेपर में आपको इतिहास भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है, दर्शन शास्त्र भी पढ़ना है, समाज भी पढ़ना है, इतना पढ़ने के बाद जितने नंबर मिलेंगे उतने में फोर्थ पेपर एथिक्स का आपके सामने किया गया है। आइए अलग अलग उदाहरण लेते हैं। एक मेरे घर में छोटा सा स्कूल है, वो माता जी चलाती, तो उसमें कभी कभी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है और सब स्कूलों में ऐसा होता है कि कोई बच्चा है, उसको टीचर ने मार दिया है, 3-4 झापड़ मार, डंडे से मार दिया। अब प्रॉब्लम ये होती है कि प्रिंसिपल ऑफिस में टीचर भी आए, बच्चा भी आया रोते हुए, और जब अध्यापक से पूछा गया कि भाई आपने इस बच्चे को क्यों मारा, तो अध्यापक यही कहता है कि मैंने इसके जीवन सुधारने के लिए मारा, मैं इसका भविष्य बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको मारा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? और जब उसको डांटा जाता है टीचर को कि भाई तुम्हें आगे से ऐसा मत करना, तो ऑफिस से टीचर इस तरह निकलता है जैसे वो भगत सिंह हो, कि वो एक बच्चे का जीवन सुधारना चाह रहा है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो सुधारने नहीं दे रहा है। अब ये एथिकल प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी होती है, और इसको समझना होगा कि आखिर फिर एथिक्स को कैसे परिभाषित करेंगे, किन नियमों को हम लोग एथिक्स के अंतर्गत लाएंगे। चलिए एक व्यक्तिगत उदाहरण भी ले लेता हूँ कि मान लिया कि हम जब अपने नानी के यहाँ अक्सर जाते रहे गर्मी की छुट्टियों में, तो दिन भर सुबह निकल गए और घूमते रहे, इधर उधर घूमते हुए रहे। तो गुस्से में आकर जब दिन भर आप घूम रहे हैं, घर नहीं आ रहे, तो नानी गुस्से में एक ही बात कहती थी, बोलते बंजारे कहीं के, या फिर लखेरा शब्द का इस्तेमाल होता था कि भाई बंजारा या लखेरा। अब समझ नहीं आया कि भाई चलो हम लोग मानते तो हम लोग खुश होते, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में तो नहीं, लेकिन ये शब्द हमारे दिमाग पे रहता था। फिर एक बार हम एक गए, शायद संभवतः मैं एक धार्मिक स्थल पे गए, तो वहाँ लिखा हुआ था लखेरा धर्मशाला। तब मुझे आश्चर्य हुआ कि लखेरा धर्मशाला नानी हमको कहती थी, इसका मतलब धर्मशाला हमारे लिए बनी है। फिर बाद में आपको कई आईपीएस अधिकारी मिलते हैं, एक बंजारा आईपीएस अधिकारी आपने नाम सुना होगा, एक लखेरा, रवि कुमार लखेरा, एक वो भी बहुत बड़े पुलिस थे, स्तरार पुलिस अधिकारी थे। तो ये क्या मामला है कि एक तरफ इस शब्द का इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में हो रहा है, और दूसरी तरफ इसे पॉजिटिव सेंस के लेकर धर्मशाला बनाई जा रही है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें समझना होगा कि, और ये हमें एथिक्स को समझने में मदद मिलेगा। समस्या यहीं तक नहीं है एथिक्स की, समस्या तब बढ़ जाती है जब हम ये देखते हैं कि एथिक्स का संबंध कर्तव्य का, हम लोग अभी तक ही मानते हैं नैतिक वो है जो कर्तव्य का पालन करे। गीता में कहा गया है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपकी ड्यूटी का पालन करना अलग मामला है और इथिकल होना, दोनों साथ साथ होते हैं, लेकिन हमेशा जरूरी साथ नहीं हो। जैसे अगर आप किसी क्रिमिनल के बॉडीगार्ड बन जाए, वो आपको अपना बॉडीगार्ड रख ले कि चलो मैं वेतन दे रहा हूँ, तुम मुझसे वेतन ले रहे हो और तुम मेरी रक्षा करो, ये आपकी ड्यूटी है, लेकिन आप किसकी रक्षा कर रहे हो? तो ये इस तरह एक बार डिलेमा चला था। जब आपको याद हो कि एक बहस चलती थी जब बोफोर्स कांड हुआ था, तो बोफोर्स कांड में एक इथिकल समस्या थी कि वीपी सिंह और राजीव गांधी मित्र थे, और मित्र होने के बाद फिर दोनों ने इसी मुद्दे बोफोर्स कांड को लेकर दोनों में अलगाव भी हुआ। क्या सही था ये गलत, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तो लोग कहते थे कि यार वो मित्र था, उसने धोखा दिया, वीपी सिंह राजीव गांधी जी के मित्र थे, तो अपने मित्र के खिलाफ क्यों भ्रष्टाचार का मामला उठाया, सही या गलत था ये बात नहीं हो रही। लेकिन ये एथिकल समस्या आती है क्या कि कर्तव्य किसको माना जाए, एथिक्स माना जाए। जैसे आपको अक्सर एक लाइन और भी आती है, इसमें हम लोग को पढ़ाया गया था, आफ्टर 20 ईयर में एक बहुत बड़ी डिलेमा उसके सामने आता है। 20 साल बाद उसका मित्र उससे मिलने आया है, कहानी है, और जब 20 साल बाद मित्र से अपने मिलने जाता है तो एक मित्र चोर रहता है और दूसरा इंस्पेक्टर रहता है। अब उसके पास 2 चैलेंज थे कि वो मित्रता निभाए कि अपनी ड्यूटी निभाए। तो इसका अर्थ क्या है, बस मैं एथिकल प्रॉब्लम करके छोड़ रहा हूं कि जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप एथिक्स का पालन कर ही रहे होगे। इसके अलावा फिर आता है परंपरा। समानता एथिक्स शब्द की शुरुआत ही अभी हम लोग जब देखेंगे तो परंपरा से हुई। इथोस का संबंध रीति रिवाज परंपरा से होता है। कोई व्यक्ति अपनी परंपरा का पालन कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो एथिक्स का ही पालन कर रहा हो। मान लो किसी परंपरा में ये आता है कि जो महिलाएं जो हैं वो परंपरा में कि वो घूंघट करेंगी या पर्दा करेंगी। अब ये जो परंपरा है, इस परंपरा का कोई पालन कर रहा हो,
या मान लो कि सरल सा उदाहरण ले लेते हैं कि अगर कुछ परंपरा आ रही हो कि हम महिलाओं को स्कूल नहीं भेजते या पढ़ाई लिखाई करने नहीं भेजते, अब ये परंपरा कोई पालन कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो एथिक्स का पालन कर रहा है। परंपरा अलग मामला है, एथिक्स अलग मामला है, लेकिन मिलते जुलते महीन अंतर है। इसको अभी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। समस्या और आगे बढ़ रही है, समस्या आगे बढ़ रही है, आप अपने पारिवारिक मूल्यों का पालन कर रहे हैं, तो परिवार में सिखाया गया बड़ों की आज्ञा मानना, माता पिता का आदर करना। अगर ये पारिवारिक मूल्य हैं, जरूरी नहीं कि आप इन मूल्यों का पालन कर रहे हो तो आप इथिकली हो। मान लो आपके पिता का आप बात मानते हो और पिताजी कहते चोरी करो, तो क्या आप चोरी करना इथिकल होगा? पिता की बात मानना, बड़ों की बात माननी चाहिए, पारिवारिक मूल्य है जिसको हम लोग इथिक्स कहते हैं, नैतिकता में लोग मानते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो जा रहा है कि जरूरी नहीं कि कोई बड़ों का आदर कर रहा हो, पारिवारिक मूल्यों का पालन कर रहा हो तो वह नैतिक काम ही कर रहा हो। इससे धर्म, अभी तक समानता जो धर्म का पालन, धर्म का यहाँ संदर्भ एथिक्स से भारतीय परंपरा नहीं, धर्म का मतलब ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो धर्म के रूप में आते हैं, आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप नैतिक व्यक्ति हो। क्यों नैतिक व्यक्ति हो? क्योंकि धर्म में बहुत सारी, मान लो कि हिंदू धर्म में कहा गया था, जैसे माना जाता है कि आप समुद्र पार नहीं करेंगे, तो कोई व्यक्ति, मान लो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अगर वो समुद्र पार कर गए तो क्या वो अनएथिकल हो गए? क्या उनको मानेंगे उन्होंने नैतिकता पालन किया? तो धर्म का पालन करते उन्हें पार नहीं करना चाहिए था, वो पार कर गए। इसका मतलब धर्म और एथिक्स, पारिवारिक मूल्य, मतलब इन दोनों का आपस में संबंध है, आगे देखेंगे, लेकिन दोनों पर्यायवाची जैसे नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर एथिक्स को परिभाषित कैसे करें, कैसे हम समझेंगे? एक समस्या तो अलग अलग मैंने उदाहरण दिया, दूसरी समस्या मैंने यहां बता दिया, कर्तव्य पालन, परंपरा, पारिवारिक मूल्य, धर्म, इन सबसे वह अलग होती जा रही है। अच्छा ये लगा, देखिए सबसे ज़्यादा जो हमारे समझ में आता है, मान लो कि एक अच्छा हुआ कि IAS में एक केस स्टडी आई है कि आप एक अधिकारी हैं और आपको ये कहा गया है, नियमावली आपके पास, कि आप वृद्धा पेंशन योजना का लाभ इन उसी को देंगे जिसके पास कार्ड हो। एक महिला आती है और महिला ये कहती है, आप देख रहे हो कि यह इस योजना के लाभ पाने योग्य है, लेकिन उसके पास कार्ड नहीं है। और नियम क्या बताया गया था? जिसके पास कार्ड हो उसी को आप सहायता देंगे। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। नियम जो आपको बताएंगे, नियमों पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? आपकी ड्यूटी क्या है? तो अगर आप ड्यूटी निभा रहे हो तो आप महिला को वो नहीं दोगे, तो ये अब यहाँ पर नैतिक मूल्य आ गए। तो नैतिकता का निर्धारण इसीलिए हमारे सामने चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और यह चुनौती, यह जो जटिलता है एथिक्स को समझने के लिए, यह जटिलता का लाभ क्या लोग लेते हैं? हर आदमी अपने हिसाब से अपने को परिभाषित करता है और नैतिकता। और इसीलिए आज की जो अनौपचारिक चर्चा भी है, इसी बिंदु को समझने के लिए है कि हम किन मूल्यों की नैतिकता की परिभाषा इस तरह हो क्यों रही है, और दूसरा हम एथिक्स को परिभाषित कैसे करेंगे, एथिक्स को समझेंगे कैसे, इसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं इस जो डिलेमा है, जो विरोधाभास आपको दिख रहा है, इसके समाधान के लिए अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। हम सब जानते हैं कि मनुष्य होमोसेपियंस रहा है और फिर उसके बाद जानवरों से हम अलग हुए। लोग कहते हैं कि चिंपांजीज में, मतलब एक चिंपांजी की 2 लड़कियां रही होंगी, एक लड़की में चिंपांजी को थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो मानव होमोसेपियंस या मानव जाति की एक मतलब मूल प्रजाति निकल गई और वो प्रजाति धीरे धीरे आगे बढ़ गई और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के तौर पर हमारे सामने आता है। अब मनुष्य क्या है? हर मनुष्य में जो प्रवृत्ति है, हर मनुष्य की इच्छाएं अलग अलग हैं, हर मनुष्य की प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। कोई भी दुनिया में 2 मनुष्य एक जैसे कभी नहीं हो सकते। आप चाहे जितना प्रयास कर लें कि कभी भी वो 2 लोग एक जैसे नहीं हो सकते। सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे बड़ा आपने सुना, मतलब मुझे तो अदनान सामी का वो गाना था, सरकार लिफ्ट करा दे, ऐरों को दिया गैरों को दिया, मुझे हवाई जहाज़ दिला दे। किसी की इच्छाएं हवाई जहाज पाने की है, कोई कहता है नहीं मैं सादगी से जीवन जी सकता हूँ। चलो ये तो इच्छाओं की बात, सबकी इच्छाएं और लक्ष्य अलग अलग। कभी आप सड़क पे देखें सब आदमी भागा चला जा रहा है, यहाँ वो हो रहा है, इस तरह हो रहा है। दूसरा प्रवृत्तियाँ भी अलग अलग हैं। कोई कहता है कि नहीं तो मैं काम नहीं करना चाहता, कोई कहता है मैं दिन में सोना चाहता हूँ। तो इस तरह सभी व्यक्तियों की अलग अलग इच्छाएं हैं, अलग अलग प्रवृत्तियाँ हैं। तो फिर आपस में
समन्वय कैसे होगा, तो इसके लिए जरूरी था साथ साथ मिलकर रहना, साथ साथ रहना जरूरी था। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाता है ना कि उदाहरण स्वरूप कि सच बोलना है लाजिम, जीना भी है जरूरी। सच बोलना है लाजिम, जीना भी है जरूरी। आगे की लाइन है, सच बोलने की धुन में मगरूर होना जाना, कुछ लोग जल ना जाएं, मशहूर होना जाना। हम जो इसके सिर्फ ऊपर की 2 लाइनों पर आज की जरूरत है, सच बोलना है लाजिम, जीना भी है जरूरी। हमारी इच्छाएं व्यक्तिगत हैं, हमारी प्रवृत्तियां व्यक्तिगत हैं, लेकिन इसको पाने के लिए, एक जीवन जीने के लिए हमें अन्य लोगों की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति अकेले नहीं जीवन जी सकता कि अकेले वो जीवन जिए और अकेले सब कुछ प्राप्त कर ले। पूरे एक दूसरे की सहायता की जरूरत होती है, इसीलिए समाज का निर्माण हुआ। तो जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी क्यों है? क्योंकि उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, उनमें तालमेल बैठाने के लिए, समन्वय बनाने के लिए एक समाज की आवश्यकता होती है। हम सब इस बात को बड़ा अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सह-अस्तित्व, सह-अस्तित्व का अर्थ क्या होता है? सह-अस्तित्व का मतलब साथ साथ रहना नहीं होता है। सह-अस्तित्व की जो मूल परिभाषा यह है कि विभिन्नताओं के बावजूद, मतभेद के बावजूद जब हम साथ साथ रहते हैं तो इसे सह-अस्तित्व की अवधारणा कहते हैं। तो सह-अस्तित्व का मतलब ही यही है कि इच्छाएं, विचार, आदतें ना मिलती हों, फिर भी साथ साथ रहना सह-अस्तित्व कहलाता है। अब कल्पना करें, सब अलग अलग तरह के लोग एक साथ रह रहे हैं, तो इनको बांधे रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए। वो नियम क्यों बनाए गए? क्योंकि नियमों का पालन करके ही एक समाज व्यवस्थित तरीके से विकास कर सकता है और अस्तित्व में रह सकता है। इसलिए इस नियम का पालन करने के लिए सब लोगों को बाध्य किया गया और इसी तरह धीरे धीरे इसने परंपरा का स्वरूप लिया और इसी से नैतिकता का उद्भव होता है। ऐसे नियम बनाए गए जिससे समाज बेहतर तरीके से रह सके, इसीलिए इसे परंपरा के रूप में कहा गया और इन्हीं परंपराओं को नैतिक मान लिया गया। क्यों? क्योंकि नैतिकता का पालन करने से ही समाज का विकास होगा और हर व्यक्ति को नैतिक नियम समझाए नहीं जा सकते हैं, इसलिए उसको परंपरा में डाल दिया गया। जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, हमारी परंपरा है। ऐसा क्यों कहते हैं? कि वही समाज व परिवार अधिक दिन तक चल सकता है जिसमें बड़ों का आदर हो। जैसे एक बार विद्यार्थी पूछ रहा था कि सर जरूरी है बड़ों का आदर किया जाए? मैंने कहा हॉस्टल में रहते हो, देख लो, जो तुम्हारे सीनियर देखें उनको आदर करने के बजाय आप शब्द बोलो, तुम्हें पता चल जाएगा कि सर्वाइवल क्या होता है। इसका मतलब क्या हुआ? और एथिक्स की भी शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। जैसे एथिक्स शब्द एथोस से मिलके बना होता है, जिसका अर्थ भी परंपरा के सेंस में आता है। तो ये शुरू में परंपरा और जो भारतीय में जो नीति है, नीति शास्त्र, नैतिकता, तो वो भी उसी से बना है कि ले जाना, कहाँ ले जाना? विकास की ओर ले जाना। तो ऐसे नियम जिनका पालन करने से व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होता है, उन नियमों को नैतिक नियम कहलाया जाने लगा। तो नैतिक नियम क्या है? कि ऐसे नियमों का समूह जो मनुष्य के आचरण को निर्देशित करता है, नियमित करता है और इस तरह से सामाजिक स्वरूप बनाता है जिससे कि व्यक्ति का विकास हो सके। तो तात्पर्य क्या हो गया कि आया तो परंपरा से है, लेकिन परंपरा शुरू में इसीलिए नैतिकता को परंपरा से जोड़ा गया है, लेकिन आगे चलकर जब परंपरा रुक जाती है, समय और स्थान बदला और समय स्थान बदलने के बाद फिर नैतिक नियमों में भी बदलाव आवश्यक होता है। तो जिन नैतिक नियमों में या जिन नियमों ने समय और स्थान के अनुसार अपने को बदल लिया, फिर वह परंपरा से अलग हो जाते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा इस मुद्दे को अलग अलग उदाहरणों से समझें कि एक ही मुद्दे पर, एक ही विषय पर समय और स्थान के अनुसार परिवर्तन संभव होता है। नैतिकता समूह सापेक्ष होती है, वर्ग सापेक्ष होती है, जो कि समय और स्थान बदलते ही उसके मापदंडों में बदलाव संभव हो सकता है। जैसे इसके हम लोग अलग अलग उदाहरण ले सकते हैं। जैसे इसके पहले वाले उदाहरणों में भी हम लोग ने देखा। अगर उदाहरण लें, जैसे एक उदाहरण आता है, एक आईपीएस गोरखपुर इस क्षेत्र में तैनात थे
आज से 3 या मेरे ख्याल में 2008-9 की बात है। उस समय वो एक प्रॉब्लम लेके फिलॉसफी डिपार्टमेंट आए, बाई चांस सौभाग्य से मैं भी मौजूद था। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि एक व्यक्ति है, मतलब बंजारे, वो ऐसे ऐसे गिरोह जो लूटमार करते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया। और उनका एथिकल चुनौती क्या थी कि मतलब किसी घर में वो डकैती डाली गई है, मतलब चोरी करते समय हत्या भी हो गई है, लेकिन जब वो इसको पकड़ के ले जा रहे हैं तो वो अपने को इस तरह चल रहा है जैसे वो शहीद है। उसने गलत काम किया है, चोरी की है, हत्या भी की है, लेकिन जब पकड़ के उसको ले जाया जा रहा है तो वो अपने को उसमें बिल्कुल भी अपराध बोध नहीं है। और हर एक नियम, वो आईपीएस की प्रॉब्लम ये थी, वो कह रहे थे कि भाई सुधार तभी होगा जब अपराध बोध होगा, उसमें अपराध बोध क्यों नहीं आ रहा है? तो समस्या ये है, इसका समाधान क्या है कि नैतिकता समूह सापेक्ष हो रही है। वो जिस परंपरा से आ रहा है, मान लो कोई जनजाति ऐसी है जो लूटमार पर विश्वास करती है, अगर वो उस परंपरागत जाति उस व्यवस्था से आ रहा है, उस समाज से आगे आ रहा है, जब वो चोरी करने जाता है तो चोरी करते समय कि उसके मन में क्या रहता है, वो जो समूह है उसके अकॉर्डिंग उसमें ये रहता है कि मैं तो अपनी परंपराओं का पालन कर रहा हूं, और इस परंपरा का पालन करते समय अगर मैं गिरफ्तार हो रहा हूं तो क्या हो रहा है कि मैंने अपने को शहीद किया है, इसलिए उसमें अपराध बोध नहीं रहता है। जैसे एक मध्य प्रदेश में एक गिरोह जो कई पीढ़ियों से लूटमार करता था, उसमें एक नियम था कि जब वो चोरी कर लेते थे तो गृह स्वामी की डंडे से पिटाई करना आवश्यक होता था। तो चाहे चोरी करें, चाहे पुलिस भी आ रही हो, उनसे कहा जाता कि ताकि आपके पाप खत्म हो जाएंगे। तो बच्चे एक नहीं सा संगठन। बहरहाल, तो मुख्य बात क्या है, तो ये क्या है कि अब उस समाज के अनुसार वो अपने क्यों मानने को, इसकी जो इथिक्स है, जो बचपन से समझाया गया है, उसकी इथिक्स अपने उस समूह के सापेक्ष हो जा रही है। एक उदाहरण हम लोग और ले सकते हैं। आपने देखा होगा, जब मैं अमर उजाला अखबार मेरठ में था तो एक प्रॉब्लम आई थी उस समय, हम लोग ने उसको पूरा रिपोर्टिंग भी की थी कि आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे बहुत सारे लोग टेंट बना के रहते हैं और वो बहुत तरह के हुनर से मूर्तियां बनाना, दवाई बेचना हिमालय की, उसके साथ साथ लोहे के तमाम औजार। वो तो एक परियोजना ऐसी चली कि भाई इनको घर दे दिया जाए और उसमें रहें। तो छोटे ईडब्ल्यूएस घर बनाए गए, सबके नाम मिलाट हुए। तो जब उनको घर अलॉट किया गया तो 10-12 दिन बाद वो वापस सड़क पे आ गए। और सड़क पे आने में सरकार, उसका जब पुलिस उनको हटा रही थी तो गुस्से में थे। वो कह रहे थे कि हमसे गलत काम नहीं होगा, हम पक्के मकान में नहीं रह सकते, हम एक जगह रुक के नहीं रह सकते। अब इसका क्या मामला था, तो आप देखें और बात करें, वो जो मैंने अपनी नानी जी का उदाहरण बताया था कि ऐसे घुमंतु जनजातियाँ जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, वो जाने वाले, उनका कर्तव्य क्या, उनके नेतृत्व क्या, रुके नहीं, क्योंकि वो सबसे बड़े वाहक थे स्किल के। मान लो हिमालय गए, हिमालय से कोई जड़ी बूटी ऐसे मिले, वो हिमालय को लेकर उत्तर प्रदेश केरल तक गए। राजस्थान में कोई लोहे को, भट्टी से लोहे बनाने की जो आर्ट है, वो राजस्थान से लेकर वो कर्नाटक तक गए। तो अगर ये एक जगह स्थिर हो जाएंगे तो ये अनैतिक हो जाएगा और ज्ञान विज्ञान का प्रसार रुक जाएगा। इसलिए जो गृहस्थ लोग हैं वो इसको सही नहीं मानते। गृहस्थों के दृष्टिकोण से एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना, वो स्थिर होकर न रहना अनैतिक काम है। लेकिन उनके लिए अनैतिक काम है कि एक पक्का मकान बनाकर एक चुपचाप एक जगह रह जाओ। इसका मतलब है नैतिकता, एक दृष्टिकोण जो नैतिक है वो दूसरे दृष्टिकोण से अनैतिक हो सकता है। तो ये क्या है, नैतिकता क्या हो गई, समय स्थान के अनुसार वह बदलती रहती है। और फार्मूला क्या है नैतिकता का, जिसपे हम लोग जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि एथिक्स क्या कर रही है, ऐसे नियम मानव का जो आचरण है उसको निर्देशित कर रही है, फिर नियमित कर रही है। निर्देशित, मानव आचरण को निर्देशित और नियमित करना, फिर क्या सही है क्या गलत है, उचित अनुचित बताती है, और जिसका लक्ष्य क्या है, ठीक, व्यक्ति का विकास हो सके और वह सुख शांति से रह सके। तो इस तरह नीति शास्त्र आता है। अब इसके लिए आचरण का निर्देशन उस समय का स्थान अलग अलग हो सकता है।
अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम इसको जैसे सार्वजनिक उदाहरण ले लेंगे, जैसे तलाक का मामला है, ठीक। अमेरिका में तलाक की दर बहुत ज़्यादा है, ठीक, और भारत में तलाक की दर कम मानी जाती है, मतलब तलाक को अच्छा नहीं माना जाता, और वहाँ पर कोई महिला तलाक ले रही तो उसको अच्छे बुरे के तौर पे नहीं देखा जाता। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, इसमें अचानक मुझे लगा कि उन्होंने कहा कि भारत में जो है महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं को अधिकार नहीं है। उसका कई उदाहरणों में उन्होंने एक और क्लॉज बताया था कि वहाँ पर तलाक को अच्छा नहीं माना जा रहा। अब बड़ी समस्या हो गई। अब देखते हैं मामला क्या है। अब देखिए, एक मुद्दा एक ही है, लेकिन समय और स्थान के अनुसार उसके नैतिक मूल्य अलग अलग हो गए। अमेरिका में महिलाएं ज़्यादातर महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। वहाँ कानून व्यवस्था बेहतर हो गई, जिसमें कोई महिला ये तय करे कि मैं परिवार से अलग रहूंगी तो वो अलग अकेले भी रह सकती है, ठीक। वो आर्थिक रूप से मजबूत है, इसलिए जब कोई महिला तय करती है कि अब मैं पति से अलग हो रही हूँ, तो लड़की के जो माँ बाप हैं वो तनाव में नहीं आते हैं कि इनका खर्चा कौन देगा, वो तनाव में ये नहीं आते रहेंगी का। इसलिए अगर कोई वहाँ तलाक लेने का निर्णय कर रहा है अलग होने का, तो उसको बहुत ज़्यादा अनैतिक रूप में नहीं देखा जाता। भारत में जहाँ पे भी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है कि अकेली लड़की रह सके, महिलाएं अपने पैरों पे नहीं खड़ी, आर्थिक स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं, तो वहाँ पर जैसे कोई महिला तय करती मुझे अलग होना है, तो तुरंत लड़की के घर वालों के हाथ पांव खुल जाते, भाई इसका खर्चा कौन देगा, ये रहेगी कहाँ। इसलिए इस दृष्टिकोण देखते हुए ये कहा जाता है कि कोशिश हो कि ये चीज़ ना हो। इसलिए कभी कभी आप देखेंगे, और जैसे जैसे महिलाएं अपने आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी, धीरे धीरे यह दर भारत में भी बढ़ती जा रही। तो मतलब मुद्दा एक है। मुद्दा क्या है? एक है सार्वजनिक रूप से, लेकिन समय और स्थान के अनुसार इसमें नैतिक मूल्य अलग अलग हो जा रहे हैं। व्यक्तिगत रूप में भी देखें, जैसे मैं इसमें अपने उदाहरण लेता हूँ। हम लोग जब इलाहाबाद में जब बीए के दौरान पढ़ाई कर रहे थे, तो हम लोग के पूरे बहुत सारे साथी ये मानते थे कि 2 घंटे हमें समाज के लिए काम करना है। तो यहाँ पर जो गांधी भवन है वहाँ से हम लोग जुड़ गए थे, और 40-50 लड़के लड़कियों का समूह था जो एक साथ हम लोग वहाँ पर रहते थे, और 2 घंटे सोशल वर्क जैसा किया करते थे। कभी कभी हम लोगों को शहर से बाहर भी जाना पड़ता था सोशल मुद्दों पर। तो वो जो हमारे जो गुरु जी थे, प्रोफेसर बनवारीलाल शर्मा जी, अक्सर कहते थे कि मुझे वो कभी कभी अनैतिक कहते थे। अनैतिक क्यों कहते थे? क्योंकि हमारे ग्रुप में सभी लोग, ज़्यादातर लोग चाय नहीं पीते थे, सिर्फ मैं चाय पीता था। तो मैं चाय पीता था तो कहते थे भाई इसको कंट्रोल नहीं है। तो उस ग्रुप में जहाँ पर कोई भी चाय नहीं पी रहा है, वहाँ पर एक व्यक्ति अगर ये कह रहा है नहीं बिना चाय पिए तो हमें काम नहीं, तो कभी इसको चाय का नशा है। और कभी कभी ऐसा भी होता था, हमारे जैसे 1-2 साथी और भी थे कि पूरी बस में सब जा रहे हैं, सब चुपचाप बस में बैठे हुए, 2-3 लोग खड़े होकर चाय पी रहे हैं और बाकी लोग इनको देख रहे हैं। तो वहाँ मुझे नैतिक कहा गया। फिर बाद में मैं जब दिल्ली पढ़ने गया, जब जेएनयू में पढ़ रहा था, तो उस समय जो मेरा ग्रुप बना आगे दिल्ली में पढ़ने के दौरान, वहाँ पे मेरे सभी साथी लोग मुझको गांधी जी बोलते थे। अरे बहुत सज्जन है गांधी जी। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ चाय पीता था, बाकी लोग बहुत कुछ पीते थे। सिर्फ बहरहाल क्या है कि व्यक्ति एक ही है, एक दृष्टिकोण से वह नैतिक हो सकता है, दूसरे दृष्टिकोण से वह अनैतिक होता है। तो मैं इसलिए दोहरा दे रहा हूं कि नैतिकता के इस पेज को हमें समझना चाहिए। उसी तरह परंपरा एक समय नैतिक रही होगी, लेकिन परंपरा से आगे कहीं जाके, एथिक्स परंपरा से आगे की चीज है। जिस समय जो परंपरा बनी उस समय के लिए हो सकता है वह नैतिक रही हो। जब मानव सभ्य था, असभ्य था, तब हो सकता है वातावरण बहुत सही नहीं था, तब शायद पर्दा करना एक प्रथा के तौर पर रह सकता है। लेकिन अब जो है, अब जहां पर अब समय ऐसा आगे बढ़ गया जहां मानव अधिकतर सब सभ्य हो गए हैं, ठीक, लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, वहां पर अब कोई कहे कि पर्दा सही है तो लोग उसे नैतिक नहीं मानते। इसलिए तो विश्वविद्यालयों में हर जगह आपको ये दिखाई देगा कि अब कोई घूंघट करके जा रहा है तो उसको, अगर कोई घूंघट नहीं किए हुए है तो कोई नहीं कहता कि ये महिला अनैतिक है या ये नैतिकता से अलग हट गए। जैसे उदाहरण के तौर पर इसको अब ये परंपरा में से आगे बढ़कर इसको ये समझाया जा रहा है कि जब नैतिक मूल्यों का विकास हो रहा है कि ये हमारे लिए जो सही है, एक व्यक्ति के तौर पे जो हमारे अधिकार हैं, अगर हम उनको प्राप्त कर रहे हैं तो उसको नैतिक कहा जाता। दिल्ली में दामिनी कांड हुआ था और उसमें दौरान फिर कोचिंग सेंटर इलाहाबाद में
सभी बच्चों ने ये तय किया कि हम लोग जब अपनी क्लास में आते थे तो सभी बच्चे, पहले 4 बजे से क्लास है तो 2 बजे सब बच्चे लड़के लेकर इकट्ठा हो जाते थे। 70-80 बच्चे एक साथ रैली बनाते हुए हम लोग सिविल लाइन्स जाते थे। वहाँ पे 15-20 मिनट धरना दिया था, फिर वापस आकर हम अपनी क्लास करते थे। विरोध स्वरूप जो दिल्ली में हुआ था, उसमें बाहर हम लोग ने एक पूरा एक बैनर के लिए एक जगह बनाई और उस पर रोज बैनर बदलते थे ब्रह्म IAS के उस पर। तो उसमें बैनर एक दिन लिखा गया कि नजरें तुम्हारी खराब तो पर्दा मैं क्यों करूं, एक बड़ा सा लिखा हुआ था। उस दिन बहुत डिस्कशन करने लोग आए कि इसका मतलब है कि भाई महिलाओं को पर्दा क्यों करना पड़ता है, इसलिए कि सामने वाले की नजर खराब है। अगर सामने वाले की नजर खराब ठीक हो जाए तो पर्दा करने की जरूरत ही क्या है। घर में जो बेटी है वो अपने पिता के सामने पर्दा नहीं करती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परंपरा से आगे, अगर आप कह रहे हो परंपरा है तो परंपरा में भी समय और स्थान के अनुसार बदलना चाहिए। यही 15 या 20 साल पहले इलाहाबाद में भी कोई लड़की नहीं सोच सकती वो अकेले कमरा लेके रहे, लेकिन समय और स्थान से सब चीज़ें बदली हैं तो आज ये एक सहज हो गया है। आप चाहे दिल्ली का सेंटर देख लें, चाहे इलाहाबाद, कहीं के हर सेंटर में इस तरह की मतलब ये इसको सहज मान लिया गया है। तो परंपरा से आगे, अब धार्मिकता से आगे। जिस समय धर्म के नियम कानून बने होंगे, हो सकता है उस समय के लिए सही हो, तो धर्म के जो कानून जरूरी नहीं, जैसे मैंने यहां भी चर्चा किया था, आप बहुत अपने धर्म का पालन कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप इथिकली हो। जिस धर्म के अपने नियम होते हैं, धर्म अपने समय सापेक्ष होता है। धर्म में जो रीति रिवाज विकसित हुए हैं वो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार विकसित हुए हैं, लेकिन समय बदल गया, स्थान बदल गया। लेकिन समय स्थान बदलने के बाद कोई कहे कि मैं धर्म का पालन करूंगा तो इथिकल होऊंगा, अब यह जरूरी नहीं रह जाता। इस तरह के अनेक उदाहरण आपको अपने देखने में मिल सकते हैं। धर्म में अब समय के साथ धर्म में बहुत सारी चीजें परिवर्तनीय हैं। जैसे मान लो ईसाई धर्म में जो पापों की संख्या में, पाप में यह भी जोड़ दिया गया है कि अगर प्रकृति का नुकसान पहुंचा रहे हो तो वो भी पाप के अंतर्गत आएगा। अब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना भी धर्म के अंदर पाप के अंतर्गत आ रहा है, उन धर्मों में भी जहां इसे पाप नहीं माना जाता था। तो धर्म धार्मिकता से ये आगे निकल गया है, जो समय और स्थान के अनुसार देखो। इवन कभी कभी उल्टा भी देखने को मिलता है कि जब आप समय के अनुसार अपना व्यवहार नहीं कर रहे हैं या एक शुद्ध धार्मिक व्यक्ति के तौर पे व्यवहार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप किसी का नुकसान पहुंचा रहे हो। नुकसान पहुंचाने मतलब किसी को तनाव दे रहे हो। इसलिए आप देखिए पूरे भारत, पूरे दुनिया में धर्मनिरपेक्ष मूल्य शब्द इस्तेमाल होने लगा है। ये जो धर्मनिरपेक्ष मूल्य, ये मूल्य क्या है? अब देखिए इसको मूल्य के तौर पे स्वीकार किया जाने लगा है, धर्मनिरपेक्ष मूल्य। और अब तो इसका निगेटिव आप फिल्मों में भी देखेंगे अलग अलग कि भाई कोई अगर विलन दिखाना है तो कोई बहुत धार्मिक माला वाला पहने लो विलन है, कोई बहुत बड़ा है जिसने काला काला यहाँ निशान है, तो छोटे बच्चे से पूछ के देखिए। तो कहते हैं धर्म पर्यायवाची नहीं रह गया है, अब उससे वो आगे बढ़ के निकल गया है कि आगे जा रहा है। जैसे मैं इसको एक छोटे से उदाहरण कहें कि धार्मिक, एक देखिए दो चीज़ें, नैतिकता धर्म से सही भी हो सकती है और कुछ कुछ नैतिक नियम धर्म के ऐसे हो सकते हैं जो नैतिक भी हो, धार्मिक भी हो, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं होता है कि नैतिक हो। इसलिए एक बड़ा अच्छा एक पंक्ति मिलती है, जैसे हम लोग कहते हैं कि नैतिक होने के लिए धार्मिक होना जरूरी नहीं है। नैतिक होने के लिए धार्मिक होना जरूरी नहीं है। ये लाइन क्या बता रही है कि धर्म और नैतिकता अलग अलग मामले हैं। इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि धर्म के बीच में आने पर नैतिकता बाधित हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर दो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, उन्हें बहुत अच्छी दोस्ती है, तो आपने देखा होगा धर्म की बात हो गई, दोनों में झगड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? धर्म। बहुत सारे मामले, मान लो क्लास कोई शुरू होने वाली हो और एक बच्चा रिक्वेस्ट करे सर क्लास से पहले आप धार्मिक एक नारा लग जाए तो मूड अच्छा हो जाएगा। अब जैसे एक धार्मिक नारे के साथ क्लास शुरू होगी तो जिस धर्म का वो नारा होगा तो क्लास में विभेद पैदा हो जाएगा। इसलिए धार्मिकता से भी आगे नैतिकता को परिभाषित किया जाता है। और इसका अर्थ क्या हो गया? समय और स्थान के अनुसार नैतिकता को परिभाषित करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई एक परिवार एक छोटे से गांव
मान लिया जौनपुर के किसी एक गांव में एक परिवार रहता है और परिवार गांव में रह रहे हैं, तो कहे जो घर के बुजुर्ग जो मान लो परिवार जो ससुर हैं वो या जेठ है वो घर के बाहर वाले कमरे में, महिलाएं अंदर रहती, ये परंपरा चलती। और वही परिवार मुंबई शिफ्ट हो जाए जहाँ एक खोलिया एक कमरे में रहना है, अब वहां पर ये नैतिक नियम बनाया जाए कि नहीं, जो घर के जो बुजुर्ग हैं वो घर के बाहर रहेंगे तो बेचारे एकदम बाहर हो जाए, कोई नैतिक नहीं कहेगा। अब आप देखें मुंबई में वही परिवार जब जाता है एक साथ एक कमरे में ही सब रहते हैं, क्यों? क्योंकि उस समय के लिए नैतिक मापदंड वही कहलाते हैं। ये जो चर्चा इतनी की वो एक निष्कर्ष, और अच्छा लगा कि जब आईएएस की जो पहला पेपर आया एथिक्स का, जो पहली बार एग्जाम भी हुआ, उसमें आप सवाल देखें, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। नैतिकता समय और स्थान के अनुसार परिवर्तित होती है, चर्चा करें। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं यहां नहीं कह रहा हूं कुछ नैतिक मूल्य सार्वभौमिक हो सकते हैं, कुछ नैतिक नियम ऐसे हो सकते हैं जो समय और स्थान की मोहताज नहीं होते, हर जगह सही होते हैं, लेकिन मुख्यतः नैतिक नियमों का जो संचालन है वो इसी आधार पर होता है कि वह व्यक्ति और समाज का विकास कर सके। तो इतनी जो चर्चा हुई उसके जो अब हम लोग इतनी चर्चा के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि नैतिकता को या नीति शास्त्र को हम लोग बहुत सरलता से समझ सकते हैं। जैसे अब इसको पूरी परिभाषा को एक बार हम लोग देख लें, जितनी अभी हम लोग ने चर्चा की कि नैतिकता या नीति शास्त्र, अगले लेक्चर में इसके अंतर को हम लोग समझेंगे अगला लेक्चर में, लेकिन इसको एक कॉमन तौर पे से एथिक्स कह रहे हैं तो हम लोग समझ सकते हैं। इसका पहला काम क्या हो गया कि मानव आचरण को निर्देशित करना, ठीक, पहला निर्देशित करना कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मानक बनाना है। दूसरा, मानव आचरण को नियमित भी करना, सिर्फ निर्देशित ही नहीं करना है कि उसको समय और स्थान के अनुसार नियमित किया जाता है कि भाई इस तरह आप काम करिए, ये मानक है और इस तरह आप काम करेंगे। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि व्यक्तिगत एवं सामाजिक उन्नति हो सके और समाज सुख शांति से रह सके, व्यक्तिगत एवं सामाजिक उन्नति हो सके और सुख शांति से रह सके। तो इसीलिए यह नैतिक, इसकी जो परिभाषिक, इसको परिभाषा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ परिभाषिक जब परिभाषा में आते हैं सैद्धांतिक रूप में तो उसमें कुछ शब्द और बढ़ जाते हैं, लेकिन मूल बात क्या है कि अब हमें अगर ये टैली करना है और इसके लिए देखिए क्या आता है, जो शब्दों का इस्तेमाल होता है, कर्मों के उचित अनुचित, अनुचित और चाहिए जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक। अब देखिए नैतिकता क्या है, अब इसी से नीतिशास्त्र का विकास। अब देखिए फार्मूला यही है, तो सार तो मूल तत्व क्या आता है कि हम अब इसमें आप चाहे तो देख लें, जब धर्म, कभी कभी धर्म भी ये काम करेगा, परंपरा काम करेगी, कर्तव्य काम करेंगे, ठीक, कुछ मूल्य काम करेंगे, तो ये सब इससे जुड़े रहेंगे। इसलिए कहा जाता है, आगे हम लोग संस्कृति का भी देखेंगे अलग से। मुझे सबसे ज्यादा जो कल्चर के निकट रहता है संस्कृति और एथिक्स निकट, इसको आगे लेक्चर। अब ये क्या हो रहा है कि धर्म ये काम कर रहा है तो नैतिक है, इस काम को नहीं कर रहा है तो ये अनैतिक हो जाता है। इसलिए नैतिक मापदंड हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, समय और स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। तो इस तरह जब भी हम नैतिकता का निर्धारण करते हैं, आपने जो अलग अलग उदाहरणों को भी देखा, जैसे मान लो बच्चे को, इसलिए आपको देखना पड़ा, जब भी हम लोग किसी नैतिक निर्णय पे पहुंचते हैं तो हमें समय और स्थान की महत्व को देखना पड़ता है।
जैसे उदाहरण के तौर पर अगर एक बच्चा एक टीचर जब छोटे जैसे जो शुरुआती क्लास में जो मैंने शुरुआती लेक्चर में उदाहरण बताया था कि टीचर एक बच्चे को उसने मारा था, बेचारा छोटा बच्चा रो भी रहा था, लेकिन टीचर बार बार ये कह रहा था कि मैं इसके भले के लिए मार रहा हूँ। तो जब वो जाने लगा तो मुझे लगा कि और वो इस तरह से वो टीचर जा रहे थे कि उनको लग रहा था कि वो उस बच्चे का भला करना चाह रहे हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल मैडम है वो बच्चे का भला नहीं होने देना चाहते। तो फिर मैंने जैसे एथिकल बात करने के लिए मैंने पूछा उनसे कि टीचर इधर आइए, आपने इस बच्चे को मारा क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नैतिक नियमों का निर्धारण कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई सर ये इसको एक सवाल मैं बार बार बता रहा था, तो बार बार बताने से जो है इसको समझ नहीं पा रहा था, तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने मार दिया। इसका मतलब मैंने कहा एक फैसला जरूर करें। मैंने टीचरों से कहा कि बच्चे को दंडित क्यों किया जा रहा है, उसके भले के लिए किया जा रहा है कि खुद का फ्रस्ट्रेशन निकाला जा रहा है? यदि खुद के तनाव और फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए आप मारो तो गलत है। अगर आपको ये लग रहा है कि और बच्चे का, फिर बच्चा समझेगा कैसे? अगर आप उसे मार दिया, डरा दिया, तो चीज़ों को और नहीं समझ पाएगा। इसी तरह जो भी परिस्थितियाँ जो अलग अलग उदाहरण दिए, रंगा बिल्ला का मैंने उदाहरण दिया, उसने एथिक्स को अपने व्यक्तिगत तौर से निर्धारित कर लिया, जबकि हमें पैमाना क्या होगा? पैमाना ये होगा कि क्या उस तरह का व्यवहार क्या समाज और व्यक्तिगत उन्नति में सहायक होता है। तो इस तरह नैतिकता को अलग अलग मापदंडों के आधार पर परिभाषित करते हैं। इसमें मैंने एक अनौपचारिक चर्चा के दौरान इसको एक समझाने का प्रयास किया है। अगले इसके कुछ लेक्चर्स में हम लोग इसकी सैद्धांतिक परिभाषा और इसके अलग अलग बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कभी अपने खुद से पूछ के देखिए, क्या आप नैतिक हैं? जब भी कोई काम करने चलें तो एक बार आप देख सकते हैं कि क्या आपका यह काम व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति में सहायक होगा। अगर उस समय स्थान के अनुसार सहायक है तो आपका काम नैतिक है, वरना आपको अपने कार्यों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। धन्यवाद।